इसी कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आचार्य एन.जी. रंगा की 120वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रंगा ट्रस्ट द्वारा आयोजित आचार्य एन.जी. रंगा के 120वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने उनका एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक किसान नेता, एक समाज सुधारक और एक उत्कृष्ट सांसद के रूप में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे धरती पुत्र को स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ भारतीय किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी किसानों की सुरक्षित आय सुनिश्चित करने से आचार्य एन.जी. रंगा की महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो किसानों के लिए कल्याणकारी थी। आचार्य रंगा के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का स्मरण करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे आचार्य एन.जी. के जीवन और दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने श्री एन.जी. रंगा को गरिमा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आचार्य रंगा के लिए राजनीति और सार्वजनिक जीवन एक मिशन था और उन्होंने हमेशा मूल्य आधारित राजनीति का अनुपालन किया। आचार्य रंगा के बहस और संसदीय आचरण के उच्च मानकों के बारे में बात करते हुए श्री नायडू ने कहा कि जब श्री आचार्य रंगा संसद में बात करते थे तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रंगा ट्रस्ट द्वारा आयोजित आचार्य एन.जी. रंगा की 120वीं जयंती समारोह में और क्या कुछ कहा उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने, आइए आपको दिखाते हैं। श्री नायडू ने ये भी कहा कि उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में उन्हें बहस के मानकों में हो रही गिरावट को देखकर बहुत पीड़ा होती है। उन्होंने सभी कानून निर्माताओं से आचार्य रंगा के जीवन और शिक्षा का अध्ययन करने का अनुरोध किया और कहा कि सांसदों को उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बहस रचनात्मक होनी चाहिए, विघटनकारी नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आचार्य रंगा संसद में किसानों की आवाज थे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलना चाहिए। कृषि में प्रौद्योगिकी की नई लहर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टरों के उपयोग की तरह मशीनीकरण की ओर एक बदलाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मशीनीकरण का देश के सभी क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। हमें अत्याधुनिक तकनीकों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रचलित कृषि के तरीकों में परिवर्तन ला रही है। इसी के साथ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे और इसके लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे।
करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता की गाथा। बुंदेलखंड पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। सूखा एक तरह से यहाँ की नियति बन गया है। पानी की कमी के कारण पैदावार कम होती है और किसान परेशान रहते हैं। जाहिर है हमीरपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। यहाँ लगातार बारिश में कमी दर्ज की जा रही है। पूरे जिले की सिर्फ 27.7% भूमि ही सिंचित है। बाकी 72.3% जमीन बारिश के पानी पर निर्भर है। कम पानी की वजह से दलहनी फसल अच्छी नहीं होती और वो मुरझा जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सिंचाई के दूसरे तरीके अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। ऐसे तरीके जो कम पानी में ज्यादा जमीन की सिंचाई कर सके।
स्प्रिंकलर यानी फव्वारा और ड्रिप यानी टपक सिंचाई प्रणाली ऐसे ही इलाकों के लिए बनी है। हमीरपुर के कुरारा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच इन सिंचाई प्रणालियों का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह उनका प्रदर्शन किया। मकसद था सिंचाई जल की उपयोग दक्षता को बढ़ाना। ऐसा करने से दलहन में कम उत्पादन की समस्या से बचा जा सकता था। वैज्ञानिकों की टीम ने हालात का विश्लेषण किया और पाया कि दलहन उगाने वाले किसान अक्सर प्रवाहित सिंचाई करते हैं, जबकि इस फसल को हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीम ने दलहन उत्पादन में हल्की और समान सिंचाई करने वाली फव्वारा प्रणाली को बेहतर पाया। सिंचाई की इस प्रणाली ने कमाल कर दिया और पैदावार 17.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। ये आम सिंचाई के दौरान हुए उत्पादन से करीब 34% ज्यादा थी। इतना ही नहीं, लागत में भी 11% की अच्छी खासी कमी रही। उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। प्रवाहित सिंचाई से एक तो पानी ज्यादा खर्च होता है और सभी पौधों की समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाती, जबकि फव्वारा सिंचाई प्रणाली पानी की बचत करती है और सभी पौधों तक समान रूप से पानी पहुंचाती है। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि स्प्रिंकलर पद्धति से 40 से 45% तक पानी की बचत हुई। अच्छे परिणाम मिले तो वैज्ञानिकों का भी हौसला बढ़ा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग ने बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार शुरू किया। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नबरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फूला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया।
पराली प्रबंधन पर खास जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।